नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीछवी रॉय। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस हाईकमान ने बिहार चुनाव के बाद अब एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एआईसीसी ने उन्हें असम विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट को केरल की कमान दे दी गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, एक तरफ कद बढ़ने का जिक्र है तो दूसरी ओर बघेल की कमान पर कटाक्ष करके विफलता की वजह बता रहे हैं। पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। दरअसल एआईसीसी की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है। सूची में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने असम, केरल, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। जिम्मेदारियों को लेकर प्रभारी कांग्रेस सचिन पायलट ने कहा, आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है। असम में, तमिलनाडु में, केरला में, इन सभी राज्यों में हमारी स्थिति मजबूत है। जिस भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है उसे पुरानी निष्ठा से निभाएंगे। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। मंत्री रामविचार नेताम ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा, जहां जहां पैर पड़े संतन के तह तह बंटधार, जहां भी पांव पड़ते हैं वहां सफाया हो जाता है। असम में भी वही हाल होगा। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने मंत्री रामविचार नेताम से यहां जवाब मांग लिया है। लगातार भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं और वे उसका निर्वहन कर रहे हैं। रामविचार नेताम को बताना चाहिए कि उनके नेताओं को जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल रही। बहरहाल, एक और कांग्रेस इसे भूपेश बघेल की राजनीतिक क्षमता और अनुभव पर भरोसा बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे असफल नेतृत्व का प्रतीक करार दे रही है। असम विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा और दिलचस्प होगा कि भूपेश बघेल की असम में भूमिका कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होगी। फिलहाल इस नियुक्ति ने छत्तीसगढ़ से लेकर असम तक सियासी गर्मा गर्मी पूरी तरीके से बढ़ा दी है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये बयान सुन लीजिए। तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरला, इन सभी राज्यों में हमारी स्थिति मजबूत है और जिस भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और जहाँ तक केरल की बात है, वहाँ पे लगभग 10 साल से एलडीएफ की सरकार है और वहाँ पे अभी जो चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी चुनाव, वहाँ पे ऐतिहासिक बहुमत यूडीएफ को मिला है, कांग्रेस को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है जब चुनाव होंगे, जब भी होंगे मार्च अप्रैल में, वहाँ पे एक स्पष्ट, एक प्रचंड बहुमत लेकर यूडीएफ सरकार बनाएगी। और कांग्रेस वहाँ संख्या बल के आधार में, हमारे अनेक वहाँ सांसद हैं, खुद प्रियंका गांधी जी वहाँ से सांसद हैं और वेणुगोपाल जी वहाँ से सांसद हैं। लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई हमने विपक्ष के तौर पर, और जनता उम्मीद करती है कि कांग्रेस का वहाँ शासन आएगा। हाँ, ये संतन कैसे है कि जहाँ जहाँ पाँव पड़ते हैं वहाँ सफाई होता है, तो सफाई फिर होना ही है सुनिश्चित। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लगातार कोई न कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही है, पर रामविचार नेताम जी को बताना चाहिए उनकी पार्टी उन पर क्यों भरोसा नहीं करती है। और जहां जहां मोदी की गारंटी का ढिंढोरा पीटा गया है, उन राज्यों में तो राज्य की अर्थव्यवस्था बंटाधार हो गई है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, प्रदेश के विकास कार्यों के बंटाधार हो गई है। और रामविचार नेताम जी को जिस विभाग में मंत्री बनाया गया है उस विभाग का ही बंटाधार हो गया है। न कोई विकास कार्य, न कोई योजना, बल्कि सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी उस विभाग में हो रहा है। तो रामविचार जी नेताम को आत्मावलोकन करना चाहिए कि मोदी की गारंटी आखिर जनता के लिए बंटाधार का कारण क्यों बन रहा है, और जिस विभाग में उनको जिम्मेदारी मिली है उस विभाग का वो बंटाधार कैसे कर दिए।
तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं शताब्दी पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, श्रुति शुक्ल भी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। दोनों का स्वागत करती हूं। सबसे पहले यहां पर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। यहां पर सबसे पहले श्रुति जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से यहां भूपेश बघेल जी को, जिनकी छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस में करप्शन और इंस्टेबिलिटी के आरोपों की वजह से सरकार गिरी है, उन्हें कांग्रेस में आसाम जैसी स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे दी गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि ये शायद एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। क्या कहेंगी श्रुति जी? आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए एंकर महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसा नेतृत्व है छत्तीसगढ़ में कि उनके ही नेतृत्व में पिछले समय हमने 2018 में बेहतरीन मतों के साथ सरकार बनाई थी छत्तीसगढ़ में, पूर्ण बहुमत के साथ। हम वहां पे उनके ही नेतृत्व में, जब वो टीएस बाबा और हमारे चरणदास महंत, जब ये सारे वरिष्ठ नेता और इन सबके मिले जुले नेतृत्व में हमने उस समय छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली पर सवाल करना, मैं बोलती हूँ कि ये इनकी समझ सिर्फ इतनी है। मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज को मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होता है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस पार्टी में एआईसीसी में राष्ट्रीय स्तर में महासचिव बनाया गया और अनेक राज्यों के पर्यवेक्षक और प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दे करके पार्टी उनके ऊपर भरोसा कर रही है। तो इस चीज से इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर रामविचार नेताम जी भूपेश बघेल जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि उनका विभाग है कृषि विभाग, और कृषि विभाग की आज क्या स्थिति है प्रदेश में? आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का धान नहीं बिक पा रहा है। जगह जगह जाकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्टेड में जाकर के आवेदन दे रहे हैं कि हमारा धान जो है सरकार खरीद नहीं पा रही है। श्रुति जी, लेकिन क्या ये सवाल सही नहीं, श्रुति जी क्या ये सवाल सही नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा ये सवाल करती है कि सिर्फ उन्हीं नेताओं को ये जिम्मेदारी क्यों मिली है जिन्होंने शायद से इस वक्त जो है कुछ बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया, शायद उनकी परफॉर्मेंस जो है सैटिस्फैक्टरी नहीं रही, बावजूद इसके भी उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, तो उसको लेकर अगर कांग्रेस से जवाब मांगा जाए तो क्या कहेंगे श्रुति जी? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको बोल रही हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाता है। और हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता को अगर बाहर के प्रदेश में नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित ही हमारे लिए ये गर्व की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भरोसा जता रही है और उनको मौका दे रही है। लेकिन इस तरीके की बात करना ये मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि मैं ये पूछना चाहूंगी एंकर महोदय इस डिबेट के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता होंगे, लेकिन जब केंद्रीय स्तर पर अनेक राज्यों में जब चुनाव की बात आती है, तो यहाँ के नेताओं के ऊपर जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता वो भरोसा क्यों नहीं जता पाते? क्यों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को मौका नहीं दिया जाता? अनेक वरिष्ठ नेता, क्या उन्हें क्यों मौका नहीं दिया जाता? शायद इनकी जो तकरार की वजह है कहीं यही तो नहीं है। ठीक है श्रुति जी। शताब्दी जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरीके से श्रुति जी ने पूरी अपनी राय रखी है कि क्यों कांग्रेस ने भूपेश बघेल को यहाँ पर एआईसीसी की जिम्मेदारी सौंपी है, एक स्ट्रैटेजिक प्लेस पॉलिटिकली, जहाँ पर आपको क्या लगता है ये क्या पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन की एक अपॉर्चुनिटी भूपेश बघेल को मिली है? क्योंकि शायद से छत्तीसगढ़ में जो है उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, ये जो है ना, ये फेल नेताओं का ट्रांसफर मॉडल है कांग्रेस का, कि एक जगह अगर फेल हो गए हैं तो चलिए उनको एक्सपेरिमेंटल वे में बिहार भेज देते हैं। वहां क्या हुआ सबने देखा, गुजरात में किस तरीके से ऐतिहासिक सफाया हुआ सबने देखा, यूपी में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ। तो इस प्रकार से सब जगह फेल 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 का मॉडल प्रस्तुत करने वाले ऐसे नेता को कांग्रेस भेज रही है। ये उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल है और ये फिर नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कांग्रेस की हार के लिए ये फिर से एक ऐसे चेहरे को भेजे हैं। लेकिन जो असम की जो जनता है वो सुरक्षा और विकास का मॉडल चाहती है, फेल मॉडल नहीं चाहती है। और जितने घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं इसकी चर्चा सब जगह है, सब जान रहे हैं। शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है,
कोयला घोटाला है, जहां देखो वहां घोटाला है। इस प्रकार से भय और भ्रष्टाचार, कमीशन और मैं कहूंगी कि केवल और केवल करप्शन का जो इन्होंने यहाँ पर खेल खेला था, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। और फिर ये जाकर के दूसरे प्रदेशों में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी जनता पूरी तरीके से नकार देती है। और इसमें बीजेपी को किसी प्रकार की कोई पेट में दर्द वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हमारे नेताओं से, तो इस पर अपना रिएक्शन देते समय उन्होंने ये बात कही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को यदि अपना फेल मॉडल ही प्रस्तुत करना है सब जगह, तो करते रहे, इससे हमें क्या तकलीफ होने वाली है। तो शताब्दी जी, जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में जो है चुनाव होंगे, असम के चुनावों की रणनीति को लेकर अगर बात कही जाए, तो एक तरीके से भाजपा को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नीति में जनता की कोई प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेल्ड नेता जिनका फ्यूचर इस वक्त छत्तीसगढ़ में अनसर्टेन हो गया है, बिल्कुल ही कमजोर जो है पकड़ उनकी हो गई है, उनको ही वापस से रीएस्टैब्लिश करने के लिए असम भेजा जा रहा है, ये भाजपा मानती है क्या? जी निश्चित रूप से, मैंने पहले भी कहा ना कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब असम को कांग्रेस एक प्रयोगशाला बना रही है। देखिए, वहां पर घुसपैठ का बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, और असम की जो जनता है वो विकास की गारंटी चाहती है। और जिस प्रकार से मोदी जी के विकास कार्य की गारंटी उनको मिल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी वहां पर पूरी योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार की ओर से और असम के मुख्यमंत्री जी मिलकर जितने योजना बना करके वहां पर विकास कर रहे हैं, वहां की जनता का विश्वास उनके ऊपर है। तो कांग्रेस का यह जो एक नया प्रयोग किया गया, फेल व्यक्ति को, जो पूरी तरीके से फेल है, जो पूरी तरीके से कई हजार करोड़ के घोटाले में शामिल है और जो सिद्ध हो चुका है, और खुद उनके बेटे शामिल हैं, और किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, क्या ये सब देखने के लिए असम की जनता वहां पर इनको वोट देगी? असम की जनता जागरूक है और वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, और इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए असम भेज रहे हैं। ठीक है हमें श्रुति जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि बार बार जो है एक्सपेरिमेंट शब्द का इस्तेमाल शताब्दी जी कर रही हैं, भाजपा की तरफ से फेल्ड मॉडल का इस फ्रेज का जो है इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। ऐसे में एक बात और आपने कही, आपने बोला कि जो है कांग्रेस एक्सपीरियंस्ड लीडर्स का सम्मान करती है और यहाँ अनुभव का सम्मान करती है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि असम के लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है क्या कांग्रेस को? जी श्रुति, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो सूची आई है, ये मतलब एआईसीसी की सूची है, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सूची है, तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल स्टेट का जब चुनाव हो रहा है तो वहां के स्टेट के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। जल्दी ही वो सूची भी आएगी। कहीं भी जब चुनाव होता है तो वहां पर दो तीन प्रकार की, अनेक प्रकार की सूची आती है, जहाँ पे स्टेट के नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, स्थानीय नेताओं को अलग अलग सूची में स्थान दिया जाता है, तो वो निश्चित ही दिया जाएगा। और दूसरी बात, शताब्दी जी ने कही कि ऐसे घोटालेबाज नेता, तो मैं इनकी बात पे एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने किसानों के लिए वो काम किया जो मुझे लगता है कि इतिहास में, आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कोई काम कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों ही में, अगर मैं उसकी बात करूं सरकारों की, तो भूपेश बघेल जी एक ऐसे नेता रहे कि किसानों के हित में, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये मतलब सबसे अगर प्रमुखता है तो ये किसानों की है, तो आज तक के किसानों के हित में ऐसा कोई काम कोई नेता नहीं किया होगा जो भूपेश बघेल जी ने किया। तो इनकी जो लोकप्रियता उससे घबराता है। इन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेता हैं, इनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, इनका कोई अब जनाधार छत्तीसगढ़ में नहीं रहा। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, घोटाले की बात कही तो अभी माननीय चैतन्य बघेल जी, भूपेश बघेल जी के बेटे को जमानत मिली, उस पे आधार और सबूत के हिसाब से कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें मतलब इनकी जमानत इसलिए इनको मिल रही है जमानत क्योंकि इस केस का कोई मुख्य आधार, मुख्य सबूत हमको अभी तक मिल नहीं पाया। ये कोर्ट का स्टेटमेंट था। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो घोटालेबाज है? अगर इतना बड़ा घोटाला उन्होंने किया होता तो बिल्कुल बेबाकी से उनको कोर्ट जमानत कैसे? तो श्रुति जी, जमानत का अर्थ ये तो नहीं है ना कि वो बरी हो गए। पूरी हो जाने दीजिए,
एक मिनट आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और दूसरी चीज कि जब चैतन्य बघेल जी की रिहाई हुई उस दिन आपने जो जन सैलाब देखा था, ये खरीद के लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, ये छत्तीसगढ़ की जनता थी जो स्वयं से अपने नेता का साथ देने के लिए वहां पर पहुंची और आज भी वहां उनसे मेल मुलाकात करने पहुंच रही है अभी भी। तो ये छत्तीसगढ़ यही की तो जनता विडंबना का, है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का प्रेम है, ये प्रेम है उनका। एक बात। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि घोटाला, तो मुझे ये बता दीजिए कि 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही तो यहाँ सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पनामा घोटाला। मुझे लगता है कि पनामा घोटाला, एंकर महोदय, इतना बड़ा जो है जी। राजनीति के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला पनामा घोटाला था कि मुझे लगता है कि माननीय मतलब उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे होंगे कि मतलब मुझे इस तरीके की बातें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस घोटाले के तहत मुझे लगता है कि शायद कई पीढ़ियां उनकी तर जाएंगी। मतलब जिस घोटाले की ये बात करते हैं तो उस पर भी थोड़ा सा मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षण चाहूंगी। और उस टाइम पे मैं आपको एक बात और बता दूं, लगातार पीएससी घोटाले की बात करते हैं तो रमन सिंह जी के अनेक रिश्तेदारों को उन्होंने उस टाइम पे पीएससी में सेलेक्ट करवाया था और ऐसे कई लोगों को तो 2-4 लोगों को ये तो personally असत्य जानते हैं। असत्य लेकिन कोई भी सार्वजनिक तथ्य हम मत नहीं बोल रखिए, सकते हैं। और पनामा घोटाले के ऊपर नहीं ऐसे बोलेंगे, तथ्य नहीं रखिए बिल्कुल भी। उस पे नहीं बोलेंगे, नसबंदी की जो घटना हुई थी उसमें कई महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी थी, उस जी। पर नहीं बोलेंगे। और आज इनके मंत्री रामविचार नेताम अपने कृषि विभाग की जो स्थिति है उसमें जो घोटाले हो रहे धान खरीदी बिक्री ठीक है। को लेकर के, उस पर भी ये कुछ नहीं बोलेंगे। शताब्दी जी, यहाँ पर जिस तरीके से श्रुति जी ने गिनवाए हैं सारे घोटाले, सारे स्कैम्स, और एक तरीके से कंपैरिजन करके वो बता रही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी विफल रही है काम करने में, इसको लेकर क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या बिल्कुल रिएक्शन? गलत बोल रही है। इनके सारे बयान तथ्यहीन हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। पनामा घोटाला का कोई तथ्य नहीं है इनके पास में। इसको आधिकारिक तौर पर इसको छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति से और क्या जोड़ रही है, इनके पास में कोई आधिकारिक तथ्य नहीं है। दूसरा मैं ये कहूंगी, रमन सिंह की सरकार में पीएससी में लोगों को भर्ती कराई गई, ये कह रही है तथ्यविहीन इनकी बात है। और जो ये बात कर रही है किसानों को सबसे ज्यादा लाभ देने वाले मुख्यमंत्री की बात कर रही है, सबसे फेलियर मुख्यमंत्री। 3100 रुपए क्विंटल भारतीय जनता पार्टी दे रही है, बम्पर खरीदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नीतिगत खामियां पाई गई कांग्रेस के। देखिए बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। जी श्रुति जी, बीच में आऊंगी नहीं आपके पास, बोलिए। आऊंगी आपके पास। शताब्दी जी बात पूरी कीजिए। जी जी। नीतिगत खामियां किसानों से संबंधित कृषि विभाग की भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कहना है कि कांग्रेस के समय में देखी गई। प्रोत्साहन राशि में हेराफेरी की गई, बारदाना प्रबंधन की अनियमितताएं सामने आई, बोगस रकबे में खरीदी दिखाई गई और अवैध धान की खरीदी का तो रिकॉर्ड बना दिया था कांग्रेस सरकार ने भूपेश सरकार के समय। शराब घोटाला 2800 करोड़ का घोटाला सामने आया है और किस प्रकार से पैसे की बंदरबाट हुई है वो सब इन्हीं के लोगों के द्वारा दिए गए डिजिटल साक्ष्य के आधार पर हुआ है। श्रुति जी, जो है ये जैसे कि आप बताइए लोकप्रियता की बात कर रहे थे। जी 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 श्रुति जी, आप जैसे किसी कि को लोकप्रियता जमानत की मिल बात जाने कर का रहे अर्थ ये थे। नहीं होता कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है शताब्दी जी, आपका जवाब यहाँ पर समझ आया। यहाँ पर श्रुति जी, आप लोकप्रियता की भी कर रही थी बात, और कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं, ये घोटाले हुए, ये सारी स्कीम शुरू हुई, इसने ये बेहतर काम किया, कागजी काम क्या किया और जमीनी स्तर पर क्या हुआ वो जनता बेहतर जानती है। लेकिन इसके बाद मुद्दा वही है, सवाल वही है कि जब भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जा रही है, या तो वो उनके पर्सनल एजेंडा के ऊपर है, उनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर है, उनकी रीएस्टैब्लिशमेंट को लेकर है, या जनता के लिए कोई बेहतर मॉडल जो है वो लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसा बेहतर सोल्यूशन वो लेकर आ सकते हैं जो असम की जनता, असम की आवाम को उसकी जरूरत है। सवाल सबसे बड़ा ये है, आपका रिएक्शन लूंगी, उसके बाद एंडिंग कमेंट शताब्दी जी से बोलिए। जी देखिए एंकर महोदय, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसे नेता है कि जिनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ, मैंने पहले भी वही कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बैठी थी। अनेक प्रकार की ऐसी किसान हित ऐसी योजनाएं थी, अनेक प्रकार की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा को लेकर के आत्मानंद स्कूल जैसे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में मतलब चले थे। तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी जो है ये सीनियर नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं की उपयोगिता कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है कि स्टेट लेवल के नेताओं को इतना सम्मान दिया जाए या उन्हें मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्हें इस चीज की तकलीफ है। दूसरी चीज कि धान खरीदी पर मैं इनको एक ही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान परिवार से आती हूँ और मेरे खुद के घर का खेत का धान अभी जो है वो बिक नहीं पाया, हमको टोकन नहीं मिल पाया है, ये स्थिति है।
तो मैं इनको बता दूं कि ठीक है, श्रुति 31 जी। रुपए में जो धान खरीदी की बात जी। करते 2360 रुपए में ये लोग धान खरीद रहे हैं। 900 रुपए का जो मूल्य है अंतर की राशि, ये कब देंगे ये स्वयं इनको ही नहीं पता है। किसान जी। से आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्टेड ऑफिस में जाके अपनी समस्याएं रख रहे हैं। और एक कृषि किसान वर्ग ने तो कितना total ठगा rate हुआ मिलने के महसूस कारण कर रहा है या आत्महत्या स्कीम भी से कर उनको चुकी है। कितना फायदा है वो जनता बेहतर जानती है। श्रुति जी, ये बयानबाजी, ये ब्लेम गेम से जो है सच्चाई उसकी छुपेगी नहीं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया या बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया है। लेकिन सवाल है एआईसीसी की जिम्मेदारी का, और उसके लिए एंडिंग कमेंट शताब्दी जी आपसे लूंगी। वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है, बताइए। जी बिल्कुल। जल्दी। ये सारे झूठे जो ये राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर जो आरोप लगा रही है सब गलत है। छत्तीसगढ़ के एक एक किसान का धान खरीदा जाएगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। और असम जाकर हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कौन सा मॉडल प्रस्तुत करेंगे, किस प्रकार से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जाता है, किस प्रकार से शराब की सप्लाई की जाती है, किस प्रकार से नकली शराब बेची जाती है, क्या ये सब का पाठ पढ़ाने के लिए वो असम जाएंगे? और इस प्रकार से मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कोई जमानत पे छूटता है तो उसका इतना जश्न मनाना ये बताता है कि कांग्रेस जमानत पर छूटने वाले, बिल्कुल, बड़ी बेल पर irony या है, जेल बड़ी में रहने वाले विडंबना लोगों है। को अपना नेता दुख समझते की हैं, बात, जी। इनको अपना नेता समझते ठीक है। हैं। और इस प्रकार से चाहे वो कोयला घोटाला, शराब जी। घोटाला, पीएससी घोटाला, ठीक पीएससी है का तो शताब्दी आज जी, एक और श्रुति बात जी, सामने आई है आप कि दोनों किस का प्रकार बहुत से शुक्रिया पूरा हमसे पेपर जुड़ने के लिए। लिखवाया था इनके समय में। डिस्कशन जो है चलता सोनवानी रहेगा, जी फिर और कभी सब इस पर मिलकर फिर के। से करेंगे बात। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर भूपेश बघेल जी को जो एआईसीसी में नई जिम्मेदारी मिल रही है, ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मिल रही है, ये कांग्रेस की एक एक्सपेरिमेंट है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये मजबूरी लगती है? इस पर होती रहेगी बात। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। नमस्कार। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई। कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH+ मसाला। मसाले सच सच MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए।